हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 128। अब आगे मारिया गुस्से से टाइगर की ओर घूरते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की। ऐसा बोलकर मारिया ने उठकर एक पंच टाइगर के मुंह पर दे मारा था। टाइगर, जिसके एक पंच से अच्छे बॉडी बिल्डर एक ही जगह बैठ जाया करते थे और दोबारा से टाइगर के आने के सामने आने की हिम्मत नहीं किया करते थे। मारिया का एक पंच पड़ते ही उसके होठों के पास से खून बहना शुरू हो गया था और उसके शरीर की नसें बहुत ज्यादा गुस्से से तन चुकी थी। टाइगर भी अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे भी टाइगर मारते वक्त जेंडर नहीं देखा करता था। बिना देर किए उसने भी वापस से मारिया के गाल पर एक जोरदार पंच दे मारा था। अब तो मारिया की आंखों में खून उतर आया था और फिर से मारिया ने भी एक बार फिर टाइगर पर हाथ उठाया। इस तरह से देखते ही देखते दोनों में एकदम घमासान लड़ाई छिड़ चुकी थी। कभी टाइगर मारिया को मार रहा था तो कभी मारिया टाइगर को मार रही थी। दोनों में इस वक्त इक्वल टक्कर चल रही थी। तभी स्टडी रूम का सामान धीरे धीरे टूटने लगा था। कभी टाइगर मारिया को कुर्सी पर पटक मारता तो कभी मारिया टाइगर को पकड़कर मेज पर दे मारती। इस तरह से एक एक करके जितनी भी बुक्स किताबें फाइल्स वहां रखी थी वह सभी अब सेल्फ में से नीचे गिरने लगी थी। अब सुबह सुबह इस तरह से स्टडी रूम में हंगामा की आवाज सभी के कानों में चली गई थी। सुमित, ध्रुवाहान और दादाजी और नानी माँ जल्दी से दौड़कर स्टडी रूम की ओर गए थे। वहीं अरमान सिंघानिया आस्था के साथ नहा रहा था। आस्था उस वक्त बिल्कुल खामोश हो गई थी क्योंकि वह ये बात समझ चुकी थी कि अरमान के सामने उसकी इतनी सी भी नहीं चलने वाली है। और जैसे ही वह दोनों बाहर आए, अरमान ने अपनी पसंद से एक ड्रेस निकालकर आस्था को थमा दी और ऑर्डर देते हुए बोला कि इस पहनो। लेकिन आस्था ने उस ब्रांडेड ड्रेस को देखकर अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। तो अरमान आस्था के पास जाकर बोलता है, अगर तुमने अभी और इसी वक्त ये ड्रेस अपने आप नहीं पहनी तो मुझे बहुत अच्छे से तुम्हें ये ड्रेस पहनाना आता भी है। ऐसा बोलकर अरमान उसे देखने लगा था। तब आस्था डर गई और सोचने लगी, इस राक्षस का कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए आस्था ने जल्दी से उसके हाथ से वह ड्रेस ली थी और फटाफट से बाथरूम में जाकर पहन ली थी। तब अरमान आस्था के पास आया और शांत स्वर में बोला, यहाँ बैठो। अरमान ने उसे एक तरफ बिठाया दिया और उसके बालों को खुद कोम करने लगा था। अब आस्था को अरमान की ऐसी हरकतें बहुत ज्यादा डरा रही थी क्योंकि अरमान उस पर गुस्सा करता था, उसे डांटता था या तो उसे उल्टा सीधा बोलता था तो वो सारी बातें तो वह डाइजेस्ट कर लेती थी। लेकिन अगर अरमान जिस तरह से इतने प्यार से उसके साथ पेश आ रहा था, इतना ज्यादा चिपक रहा था, कभी उसके बाल बना रहा था, कभी उसके लिए कपड़े निकाल रहा था, खुद उसे नहला रहा था, तो ये बातें आस्था को अंदर ही अंदर डरा रही थी। तभी अरमान कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरमान ने जैसे ही ये पाया कि दरवाजे पे कोई आया है, उसकी नसें तंग गई थी और फटाफट से जैसे उसने गेट खोला, दरवाजे पर राजेश खड़ा हुआ था। तभी अरमान ने उसके गले को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया और गुस्से से घूरते हुए बोलता, जब मैं मेरी बीवी के साथ रहूं तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो अरमान सिंघानिया को डिस्टर्ब कर सके। ऐसे बोलकर वह उसे घूरने लगा था। अभी राजेश पूरी तरह से घबरा गया था। वैसे भी वो अरमान से बहुत डरा करता था। तब राजेश ने अपनी टूटी फूटी जुबान में कहा कि स्टडी रूम में टाइगर और मारिया का झगड़ा हो रहा है और फिलहाल सब लोग इस वक्त वही है। अब जैसे ही राजेश ने अपनी टूटी फूटी जुबान में अपने वहां आने का कारण अरमान को बताया, अरमान ने केवल उसे सपाट लुक दिया और अगले ही पल उसे छोड़ दिया और एक नज़र आस्था की ओर देखकर बोलता है, स्वीट हार्ट आप मेरा वेट करो, मैं जस्ट अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान बिना देरी किए जल्दी ही स्टडी रूम की ओर जाने लगा था। तब आस्था ने अरमान के जाने के बाद राहत की सांस ली थी और जोरों से लंबी लंबी सांस लेकर सोचने लगी थी कि ये इस अरमान सिंघानिया को क्या हो गया है और यह मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकता है। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द से जल्द नानी माँ से मिलना होगा। वेल आस्था जल्दी ही कपड़े पहनने के बाद वह भी स्टडी रूम की तरफ जाने लगी थी। बेसिक सी बातें, अगर इस घर में हंगामा हो रहा था तो नानी माँ तो जरूर उसे झगड़े में मौजूद होंगी
क्योंकि आस्था अपनी नानी माँ को अच्छी तरह से जानती थी। नानी माँ को शुरू से ही गली मोहल्ले में भी कभी भी लड़ाई हो जाया करती थी, नानी माँ सबसे पहले जाया करती थी उसे देखने के लिए। अरे अभी तो फिलहाल सिंघानिया मेंशन में लड़ाई हो रही थी तो नानी माँ का वहाँ होना तो स्वाभाविक था। तो इसलिए जैसे ही आस्था वहाँ गई उसने देखा स्टडी रूम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और मारिया और टाइगर दोनों जंगली बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। ओ नानी माँ एक तरफ खड़ी होकर बड़ी ही हैरानी से ये देख रही थी और मारिया को बोले जा रही थी, अरे वाह मार बेटी मार, तू तो कितनी ज्यादा ताकतवर निकली, मार इस घोड़े को। कहीं ना कहीं नानी माँ को टाइगर से गुस्सा था क्योंकि टाइगर उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पार्टी से बाहर छोड़कर आया था, तो इसीलिए अब टाइगर को मारिया से पीटते हुए देखकर नानी माँ को एक अलग लेवल की खुशी मिल रही थी। इसीलिए वह मारिया की साइड थी और उसे चीयर अप कर रही थी और बोल रही थी, अरे वाह ये तो कितनी शक्तिशाली लड़की है। यह आज तक तो मैंने अपने गांव में औरतों की लड़ाई देखी है, मर्दों की लड़ाई देखी, लेकिन इस तरह से आज पहली बार एक औरत और आदमी की लड़ाई देखी है। तब जब नानी माँ मारिया को चीयर अप करती और बोलती मार इस घोड़े को, तब टाइगर घूरकर बीच बीच में नानी माँ को देखता। तब टाइगर को अपनी ओर देखता हुआ देखकर नानी माँ अपनी नजरें चुराती और चुप खड़ी हो जाती है और जैसे ही टाइगर उन्हें देखना बंद करता एक बार फिर वह मारिया को बोलने लग जाती, सच में मजा ही आ गया बेटी और मार मार। कहीं ना कहीं मारिया और टाइगर की लड़ाई को लेकर नानी माँ को एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट मिल रहा था। वही ध्रुव आहान अपना मुंह खोले नानी माँ के एक्सप्रेशन देख रहे थे और साथ ही साथ उनकी बातें भी सुन रहे थे। उनका दिल भी दादी माँ की बातें सुनकर हंसने का कर रहा था, लेकिन वह वहाँ ऐसी सिचुएशन में हंस नहीं सकते थे। और वह दोनों टाइगर और मारिया को छुड़ाने के लिए आगे भी नहीं जा रहे थे, केवल दूर से वो उन्हें रुकने को कह रहे थे, क्योंकि उन दोनों टाइगर और मारिया का एक पंच उन दोनों को पड़ जाता तो उनको लेने के देने पड़ जाते। और वैसे भी आहान का मानना था कि अपने हैंडसम से चेहरे पर वह किसी तरह का कोई निशान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी आस्था ने जैसे ही अपनी नानी माँ को देखा वह तुरंत उनके पास जाकर खड़ी हो गई थी और उन्हें चुप रहने का इशारा करने लगे थे। वही अरमान आस्था अरमान के पीछे पीछे वहां पहुंच चुके थे। अब जैसे ही अरमान वहां आ गया उसने देखा ध्रुव आहान दादाजी उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे थे क्योंकि वो दोनों एक से बढ़कर एक थे। दोनों को फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी आती थी कि कोई भी उनका मुकाबला जल्दी से नहीं कर पाता था। अब अरमान वहां आकर खड़े होकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला टाइगर और मारिया तुरंत दोनों के झटके से अलग होकर खड़े हो गए थे और दोनों ने अपनी किंग के आगे सर झुका लिया था। और अरमान ने देखा कि मारिया के होठों के पास से नाक के पास से खून निकलना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, टाइगर की हालत तो मारिया से भी ज्यादा बुरी थी। दोनों ही उस वक्त काफी ज्यादा मार खाए हुए थे। तब अरमान ने सभी को वहां से जाने के लिए कहा दिया था। दादाजी, ध्रुव, आहान और सुमित दादाजी को संभाल कर लेकर नीचे चले गए क्योंकि अरमान को मारिया और टाइगर से कुछ बात करना चाहता था। अरमान का इंस्ट्रक्शन मिलते ही जल्दी ही वह लोग वहां से चले गए थे। आस्था भी अब जल्दी से नानी माँ को अपने साथ लेकर उनके कमरे में चली गई थी। जल्दी ही आस्था ने नानी माँ को गले से लगा लिया था और परेशान होकर बोलती है, नानी माँ मुझे आपको कुछ बताना है। तब नानी माँ बोली थी, तू सारी बातें छोड़, ये बता तुझे आज की फाइटिंग कैसी लगी, मजा आया ना। तब आस्था बोली थी, नानी माँ प्लीज मैं आपसे सीरियस बात करना चाहती हूँ। तब नानी माँ आस्था की ओर देखकर बोलती है, तुझे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तेरे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुझे कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तब आस्था बोलती, लेकिन नानी माँ पहले वह खड़ूस सिंघानिया हम पर गुस्सा करता था, हमें डराता था, धमकता था, हमें पैसों के पीछे भागने वाली लड़की कहता था। पहले ये बातें मुझे समझ में आती थी, लेकिन अब तो उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। नानी माँ आप जानती हो उसने क्या किया। ऐसा बोलकर आस्था ने एक एक बात जो भी अरमान ने उसके साथ की थी, जो भी उसे बोला, वह सारी बातें उसने अपनी नानी माँ को जो की त्यों बता दी थी। अब नानी माँ आस्था की बातें सुनकर हैरत में पड़ गई थी और उसे बोलने लगी थी, बेटा मैं अरमान का बर्ताव कल ही समझ गई थी। जब वह तुझे लेकर आया था मैं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ बात है। जिस तरह से उसने तुझे परेशान करने के लिए मेरा सहारा लिया और मेरे द्वारा ही तुम्हें आलू के पराठे बनाने के लिए बोला, ये सारी बातें मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब तो लग रही थी, पर जानबूझकर मैं उस वक्त अरमान के मन की बातें
देख लेना चाहती थी कि आखिरकार उसके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन तेरी बातें सुनने के बाद मैं ये बात तो समझ चुकी हूँ कि वह अब तेरी तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो गया है। ये हमारे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है बेटी। तब आस्था के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा अलग और सपाट से भाव थे और वह गंभीर आवाज में बोलती, कुछ कीजिए नानी माँ, कुछ कीजिए। जिस तरह से वह इंसान मुझसे आज बातें कर रहा था, मुझे वह एक नंबर का सनकी लग रहा था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी जिंदगी में किसी की कोई जगह नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना है, डॉक्टर बनना है, अपना सपना पूरा करना है और साथ ही साथ। बस अभी आस्था ने इतना ही बोला था, तभी नानी माँ ने उसे रोक दिया और टोकते हुए बोली, बेटा भूल कर भी दिल की बातें अपनी जुबान पर मत लाना। और रही बात अरमान सिंघानिया की, मेरी बातें ध्यान से सुनो, वह बहुत पावरफुल आदमी है। हम उससे नहीं जीत सकते हैं। अगर उसे हम पर जरा सा भी शक हो गया तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। वह जैसा कहेगा तू ऐसे करती रहे चुपचाप। और वैसे भी बेटा, पूरे समाज में उसके साथ तेरी शादी हुई है तो ये बात भी तुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अच्छी बात है ना कि वह तुझे प्यार करता है, ये तेरे लिए फिक्र कर रहा है, तो तू भी अब उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था की आंखें एकदम ही लाल हो गई थी और वो नानी माँ को मना करते हुए बोली, अब कैसी बातें कर रही है नानी माँ, आज तो आपने मुझे ये बातें बोल दिया, लेकिन आज के बाद आप भूलकर भी यह सारी बातें मुझे नहीं बोलेंगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है और मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ। तो प्लीज नानी माँ। तब शारदा जी आस्था के सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, मेरी बच्ची, मैंने तो सोचा था कि जब मैं यहाँ इस मेंशन में रहने के लिए आ जाऊंगी तो वह मुझसे इरिटेट हो जाएगा और तुझे भी मेरे साथ जाने की इजाजत दे देगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है। अब हमें कुछ और सोचना होगा कहीं ना कहीं। नानी माँ अब कुछ और ही तरह का प्लान बनाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर वेल उनके जाने के बाद अरमान एक नज़र उन दोनों की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है यहाँ पर, और इस तरह से आप दोनों को झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। जैसे ही अरमान ने थोड़े से कोल्ड वॉइस में उन लोगों से ये सवाल किया, अगले ही पल मारिया बोल पड़ी थी, किंग शुरुआत इसने की थी। ये अच्छी तरह से जानता है कि बिना मेरी मर्जी के मुझे कोई भी मुझे छुए तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यह पूरी रात मेरे साथ सोता रहा तो शुरुआत इसने की थी। अब जैसे ही मारिया ने ये कहा, टाइगर पूरी तरह से भड़क उठा था और तिलमिलाते हुए बोलता, किंग ये झूठ कह रही है, मैं अकेला नहीं सोया था, ये भी मेरे साथ थी। हम कल रात आपसे बात करने के लिए आपका स्टडी रूम में इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप नहीं आए और ना जाने कब हमें नींद आ गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ सो गए, तो इसको ये लगता है कि मैंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। टाइगर और मारिया की बच्चों वाली लड़ाई सुनकर अरमान इरिटेट होने लगा था। वो सोचने लगा, वो आफत क्या कम थी जो ये दोनों भी अब उस आफत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तब अरमान ने अपने हाथ खड़ा करके उन दोनों को बोलने से मना किया और टोकते हुए बोला, तुम दोनों अभी इसी वक्त एक दूसरे को इस वक्त सॉरी बोलोगे। जैसे ही अरमान ने ये बोला, उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर सर झुका लिया था। अरमान समझ गया था कि दोनों में से किसी का भी एक दूसरे को सॉरी बोलने का कोई इरादा नहीं है। तब अरमान अपने सर पर रब करना शुरू किया, गुस्सा दबाते हुए बोला, टाइगर, मारिया, आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। आई सेड जस्ट से सॉरी राइट नाउ और लीव। अब अरमान ने जैसे ही ये कहा, मारिया और टाइगर के पास कोई और रास्ता नहीं था। जल्दी एक दूसरे को सॉरी बोलकर और वहां से जाने लगे थे। लेकिन अचानक मारिया अपने किंग के सामने खड़ी होकर बोलती है, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी यहाँ हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता हम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं, और हम दोनों का ये मानना है जब से आपकी शादी हुई है आप बदल रहे हैं। एपिसोड 129।
अब आगे जैसे अचानक मारिया, जो ज्यादातर जो शांत रहती थी और अरमान के अलावा कभी किसी से नहीं डरती थी, आज उसने अरमान के मुंह पर जो उसके मन में बातें थी वो साफ साफ बोल दी थी। अब तो अरमान मारिया की यह वाली लाइन सुनकर कि जब से आस्था उसकी जिंदगी में आई है वह बदल रहा है, ये बात अरमान को अंदर तक चुभ गई थी और उसने खूंखार नजरों से मारिया की ओर देखा था। अरमान की आंखों में आग देखकर मारिया जल्दी ही वहां से निकल चुकी थी। वही टाइगर बाहर निकलने के बाद मारिया को देखकर बोला, किंग के सामने तुम्हें ज्यादा ही जुबान चलाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि वरना आज तुम्हारा दिन हो सकता है। तब मारिया ने टाइगर की ओर देखकर कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिरी दिन किसका है, मेरा या तुम्हारा। ये बोलते हुए मारिया जल्दी वहां से बाहर निकल गई थी क्योंकि उन दोनों को ही स्पेस की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर आस्था अब पूरी तरह से घबराई सी थी। अरमान का बिहेवियर उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि जितना हो सकेगा वो अरमान से दूर रहेंगी। अभी आस्था ये सोच रही थी कि तभी सीढ़ियों से उसे अरमान उसे आता हुआ दिखाई दिया था। तब आस्था जल्दी ही अपना मुंह छुपाते हुए किचन में चली गई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अरमान की नजर उस पर पड़े। लेकिन अरमान ने तो ऊपर से ही उसे देख चुका था और पुकारते हुए बोला, आफत कहाँ जा रही हो तुम। अब अरमान ने जैसे ही अचानक सीढ़ियों से आते ही आस्था को पुकारा कि आफत कहाँ जा रही हो तुम। दादाजी हैरानी से अरमान की ओर देखने लगे थे क्योंकि दादाजी को अभी तक ये नहीं पता था कि ऑलरेडी उनके पोते अरमान ने अपनी प्यारी खूबसूरत सी बीवी को निकनेम दिया है आफत। कहीं न कहीं दादाजी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे। तब आस्था जो कि किचन में जा रही थी, उसके पास अब वापस वहां आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह वापस आकर बताने लगी, जी हम बस नाश्ता बनाने ही जा रहे थे, हम फिर कॉलेज जाएंगे। तब अरमान बोलता, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कल दादाजी ने बोला था ना, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? जाओ फटाफट कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगा। अब जैसे ही अरमान ने आस्था से यह बोला, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी कि आज इसे हो क्या गया है। किस तरह से खुल्लम खुल्ला आज अरमान सिंघानिया खुद ब खुद मुझे कॉलेज छोड़ने की बात कर रहा है, जबकि कल तो वह कितना ज्यादा हिचकिचा रहे थे, लेकिन आज तो सब कुछ अजीब सा है। आस्था काफी हद तक बेचैन हो उठी थी। वही अरमान सिंघानिया आस्था को बड़े हक से ऑर्डर दे रहा था क्योंकि अरमान सिंघानिया अब आस्था को डेस्परेटली अपना अबसायन बना चुका था। इसका उससे कोई आइडिया नहीं था। अभी तो वह सिर्फ और सिर्फ आस्था को अपनी चीज समझ रहा था, उससे वह बहुत प्यार करता है। तब आस्था ने एक नजर सबकी ओर देखा, उसके बाद वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी थी। तभी उसकी नजर नानी माँ पर पड़ी थी। नानी माँ बेचारगी से मायूस सी खड़ी होकर आस्था को ही देख रही थी। कहीं ना कहीं दोनों ने कुछ पल एक दूसरे के आंखों ही आंखों में कुछ बातें की। उसके बाद आस्था जल्दी ही ऊपर चली गई थी। हालांकि वह तैयार ऑलरेडी थी, बस फटाफट से उसने कुछ जरूरी अपनी फाइल्स डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए थे और अपना वह पर्स ले लिया था जो वह रश्मि के साथ जाकर मॉल से लेकर आई थी। फटाफट से तैयार होकर वह नीचे आ गई थी। वही दूसरे और सुमित भी आंखों में चमक के साथ अरमान सिंघानिया का बदलता हुआ व्यवहार देख रहा था। कहीं न कहीं उसे अरमान के लिए अच्छा भी लग रहा था कि चलो कम से कम अगर अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि जितना बेरहम अरमान सिंघानिया अगर उसकी जिंदगी में प्यार आ जाएगा तो उसके बाद उसकी हैवानियत कुछ कम हो जाएगी। लेकिन सुमित को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी में आस्था के आने के बाद उसकी हैवानियत कम नहीं होने वाली थी, बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाली थी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आस्था जल्दी ही अपना सामान लेकर अरमान के सामने मौजूद थी। तभी दादाजी ने सुमित की ओर देखकर बोलते, सुमित बेटा, वाह रश्मि बेटा नहीं आई, कल रात से कहाँ है वह, जबकि हमने उनसे बोला था कि वह कुछ दिनों के लिए मेंशन में ही रहेंगी ताकि आस्था बेटी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सके। तब सुमित को एहसास हुआ कि रश्मि नहीं आई और आकाश भी तो नहीं आया,
तब सुमित ने फटाफट से आकाश को फोन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि आकाश कितना ज्यादा दर्द में है, और अगर इस दर्द के चक्कर में उसने रश्मि को कुछ तकलीफ दे दी तो वह किसी भी लिहाज आज से रश्मि के लिए ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए सुमित ने बिना देरी किए जल्दी ही सुमित ने आकाश को फोन मिला दिया था। वही आकाश जो कि उस वक्त एक बड़ी ही गहरी और सुकून की नींद सोया हुआ था, क्योंकि रश्मि उस वक्त उसकी बाहों में थी। अब जैसे ही सुमित ने आकाश को फोन किया तब रश्मि और आकाश दोनों की ही आंखें खुल गई थी, और जैसे ही रश्मि ने बिना कपड़ों के आकाश के करीब पाया, साथ साथ आकाश को भी बिना कपड़ों के पाया और अपनी हालत का उसने अच्छी तरह से अंदाजा लिया, तो रश्मि की आंखें शॉक से फैल गई थी और उसे कल जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ याद आने लगा था। रश्मि की आंखें में अचानक से ही आंसुओं से भर गई थी। वहीं आकाश जल्दी से उठा और वो अब रश्मि को फेस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बिना रश्मि की ओर देखे वह सीधा बाथरूम में घुस चुका था। वही रश्मि आकाश के जाने के बाद खुद को बुरी तरह से नोचने लगी थी कि यह क्या कर बैठी। वह खुद को रोक नहीं सकती थी। ऐसे कैसे वह उस वक्त उस इमोशन में बह सकती है। नहीं, ये सोचते हुए रश्मि ने खुद को ही 2 से 3 चांटे मार लिए थे और फटाफट से फर्श पर पड़े हुए अपने कपड़े उठाते हुए और बिना आकाश का इंतजार किए जल्दी वह होटल से निकल गई थी। आज रश्मि की हालत बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक इमोशन में बहकर वो अपना सब कुछ गवा बैठेगी। अब उसे रश्मि को रह कर यही लग रहा था कि ना जाने आकाश उसके बारे में क्या सोचेगा। आकाश को तो यही लगेगा कि रश्मि ने उसे फंसाया है, क्योंकि आकाश की तो यही सोच है कि रश्मि शुरू से उसके करीब आना चाहती है। अब तो रश्मि को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। उसका शरीर किस तरह से बिल्कुल नग्न आकाश के शरीर से चिपका हुआ था, ये बात वह भूल ही नहीं पा रही थी। जल्दी रश्मि अपनी स्कूटी पर रोते रोते हॉस्पिटल की ओर जाने लगी थी, लेकिन इस बीच रश्मि अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वह सीधा सामने से आती हुई एक कार से जा टकराए और रश्मि की आंखें कब बंद हो गई उसे एहसास ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर आकाश बाथरूम में खुद को पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। रह कर उसकी भी आंखों के सामने वही सीन आ रहा था जब उसने रश्मि को पूरी तरह से अपना बनाया था। आकाश को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे वह रश्मि का फायदा उठा सकता है। उसे रश्मि के साथ बिना उसकी मर्जी के इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आकाश ने 3 से 4 पंच बाथरूम की दीवार पर दे मारे थे और फटाफट से जैसे ही खुद को संभाल कर बाहर आया, उसने देखा कि रश्मि पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। तब आकाश को एहसास हो गया कि रश्मि यहाँ से निकल चुकी है। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद किया और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं रश्मि श्रीवास्तव नहीं, भले ही पहले तुमने मेरे पास करीब आने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब तुम पर आकाश मल्होत्रा की मोहर लगा चुकी है। अब आपको मुझसे चाहकर भी कोई दूर नहीं कर पाएगा। अब उसने जल्द ही अपना प्यार पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था और उसने सोच लिया था कि वह अब रश्मि को पूरी तरह से अपना बनाएगा और उससे शादी करेगा। लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि रश्मि इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच अपने ही उसे अस्पताल में जूझ रही थी। जिस हॉस्पिटल में वह काम किया करते थी उसी हॉस्पिटल में वह एडमिट थी। सुमित का फोन आने पर सुमित ने उसे टाइगर और मारिया के झगड़े में के बारे में बता दिया था और साथ ही साथ ये भी बोलता कि वह कहाँ है, वह फटाफट से मेंशन आ जाए, क्योंकि डेविल किंग ने आज एक स्पेशल मीटिंग रखी है, वह भी फार्म हाउस पर, क्योंकि जब से डेविल किंग ने मारिया और टाइगर का झगड़ा देखा था तब उसने सोच लिया था कि अब उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसीलिए उसने अपने सभी खास आदमियों के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग रखी थी। सुमित ने आकाश को मीटिंग के बारे में बता दिया था, लेकिन आकाश के दिलो दिमाग में तो इस वक्त रश्मि गूंज रही थी और सबसे पहले वह किसी भी मीटिंग में जाने से पहले रश्मि से मिलना चाहता था। अरमान आस्था को कॉलेज छोड़ने के बाद सीधा अपने फार्म हाउस जाने वाला था। वहां जाकर वह अपने आगे की प्लानिंग अपने सर्कल में शेयर करना चाहता था।
आस्था तैयार होकर नीचे तो आ गई थी। अरमान ने एक नजर आस्था को ध्यान से देखा और बोला, मैं कार में बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट से आ जाओ। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही अपनी कार में जाकर बैठ गया था और आस्था कॉलेज जाने से पहले सीधा अपनी नानी माँ के पास गई। उनके गले से लगाकर बोलती, नानी माँ अब क्या होगा? यह इंसान तो हमें अब एक मिनट के लिए भी अकेला तक नहीं छोड़ रहा है, कैसे हम अपना आगे का काम कंटिन्यू करेंगे? तब नानी माँ ने आस्था की पीठ थपथपाई और उसे दिलासा देते हुए बोलती है, तू फिक्र मत कर, तो अब कॉलेज जा, उसके बाद मैं कुछ न कुछ चक्कर चलाती हूँ, तू परेशान मत हो। ऐसा बोलकर नानी माँ कुछ सोचने लगी थी। वहीं दूसरी ओर दादाजी के कहने पर ध्रुव और आहान रश्मि को कॉल करने लगे थे, क्योंकि दादाजी के कहने के मुताबिक रश्मि को कल रात में मेंशन में आना था और कहीं न कहीं सुमित और ध्रुव को भी रश्मि की चिंता हो रही थी, क्योंकि जिस हालत में कल रश्मि थी तो उसके बाद उन्हें रह रहकर यही लग रहा था कि कहीं रश्मि को कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। वैसे भी वह लोग रश्मि से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा मानते थे। उसे 4 बार फ़ोन ट्राई किया, तब रश्मि की जगह किसी और ने फ़ोन उठाया था। अब तो ध्रुव की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि डॉक्टर रश्मि का फ़ोन कोई और कैसे उठा सकता है। लेकिन जैसे उधर से कुछ बोला गया, अब तो ध्रुव के हाथों से फ़ोन छूट कर नीचे गिर चुका था। वही आकाश जिसने डिसाइड किया था कि वह पहले सुमित से मिलने के लिए मेंशन में जाएगा और उसके बाद वह सब एक साथ ही फार्म हाउस के लिए निकल जाएंगे। इसीलिए होटल से तैयार होकर वह सीधा मेंशन में पहुंच चुका था और जैसे ही वो वहां गया उसने देखा कि ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अब ध्रुव को इस तरह से हैरान परेशान देखकर दादाजी उसे सवाल कर रहे थे, क्या बात है ध्रुव, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने तुम्हें रश्मि को फोन मिलाने के लिए कहा था और तुमने अपना फोन ही नीचे क्यों पटक दिया? बोलो ना बेटा, मुझे घबराहट हो रही है। क्या बात है ध्रुव, बोलो। ऐसा बोलकर दादाजी ध्रुव से क्वेश्चन करने लगे थे। वहीं आकाश ने जैसे ही दादाजी की बातें सुनी तो वह एक जगह फ्रिज होकर खड़ा हो गया था कि रश्मि के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। लेकिन तभी आहान ने ध्रुव का कंधा पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, ध्रुव क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? दादाजी क्या कह रहे हैं, बताओ ना, क्या बात है? रश्मि दीदी कहाँ है? उन्होंने फोन उठाया, क्या कहा रश्मि दीदी ने फोन पर? तब सुमित भी थोड़ी सी कड़क आवाज में ध्रुव से बोलता, ध्रुव जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो क्या बात है, हमें टेंशन हो रही है। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा तब ध्रुव नम आंखों से दादाजी की ओर देखकर बोला, वह दादाजी, रश्मि दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त वह अपने ही हॉस्पिटल में है। अब जैसे ही ध्रुव ने इमोशनल आवाज में ये कहा, अब तो दादाजी तुरंत शॉक से नीचे बैठ गए थे। वहीं आकाश ने जैसे ये सुना तो उसके कदम पूरे पत्थर के जैसे जम चुके थे। कहाँ तो वह आज डॉक्टर रश्मि से मिलकर उससे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था और कहाँ उसे आज डॉक्टर रश्मि से एक्सीडेंट की खबर मिली तो उसकी तो सांसें पूरी तरह से थम सी गई थी और तब बिना सोचे समझे वह सभी के सभी एक साथ बाहर की ओर भाग रहे थे। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।